आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की एक बहुत ही मशहूर और हाँ, शायद थोड़ी विवादास्पद किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। बिल्कुल, ये किताब आकर्षण, प्रभाव इनकी दुनिया में एक अलग ही नजरिए से देखती है। मतलब पारंपरिक रोमांटिक सोच से हटकर। हाँ, इसे एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल, एक रणनीति की तरह देखती है ना? सही कहा। और इसके लिए इतिहास से, मिथकों से काफी उदाहरण भी दिए गए हैं। हमारे पास भी किताब के कुछ अंश हैं जो अलग-अलग मोहक किरदारों की बात करते हैं, आर्किटाइप्स जिन्हें कहा गया है। जी। और उनकी तकनीकें, उनकी चालें। क्लियोपैट्रा है, नेपोलियन, मर्लिन मनरो, बड़े-बड़े नाम इसमें शामिल हैं। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन अंशों का जो सार है उसे समझें। मतलब प्रभाव कैसे डाला जाता है, आकर्षण के पीछे का मनोविज्ञान क्या है, और ये दांव पेच कैसे काम करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि क्या है, बल्कि क्यों इतने असरदार माने जाते हैं। बिल्कुल गहराई से समझना। अक्सर ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं कि प्यार, आकर्षण, ये सब तो बस हो जाता है किस्मत से। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन ये किताब कुछ और कहती है। ये कहती है कि शायद ये एक कला है, एक हुनर जिसमें सोच समझ और मेहनत लगती है। सही, यहीं से शुरू करते हैं। किताब का एक बुनियादी तर्क ही यही है। हाँ, वो कहती है कि प्रेम और रोमांस को जो हम इतना पवित्र या जादुई मानते हैं, वही सोच दरअसल हमें मोहक बनने से रोकती है। ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है? है, बिल्कुल है, क्योंकि ये हमारी आम सोच के एकदम उलट है। एक अंश तो सीधे सीधे कहता है मोहक बनने में मुख्य बाधा प्रेम और रोमांस को किसी प्रकार के पवित्र जादुई क्षेत्र के रूप में देखने का हमारा मूर्खतापूर्ण पूर्वाग्रह है। बाप रे, मूर्खतापूर्ण पूर्वाग्रह है। हाँ, इसका मतलब गहरा है कि अगर हम इसे किस्मत पर छोड़ देंगे तो हम वो कोशिश, वो मनोवैज्ञानिक समझ इस्तेमाल ही नहीं करेंगे जो शायद आकर्षण जगाने के लिए जरूरी हो। अच्छा। किताब इसी कोशिश, इसी रणनीति और मनोविज्ञान पर जोर देती है। जैसे वो कासानोवा का जिक्र है ना, हाँ। उनके बारे में कहा गया है कि उनका जो आकर्षण था वो उनकी कोशिशों का नतीजा था। अंश कहते हैं, ये कासानोवा द्वारा किया गया प्रयास था। प्रेम में पढ़ना जादू का नहीं बल्कि मनोविज्ञान का मामला है। मतलब इसे सीखा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। किताब तो यही कहती है। और ये सोच कहां तक जाती है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक जगह मोहक व्यक्ति की तुलना एक योद्धा से की गई है। योद्धा से? प्रेम में हाँ। लिखा है, एक मोहक प्रेम को पवित्र नहीं बल्कि युद्ध के रूप में देखता है जहां सब कुछ उचित है। अरे, ये तो सुनने में काफी कठोर लगता है। कठोर है, पर शायद ये उस रणनीतिक दिमाग की तरफ इशारा है जिसे किताब समझाना चाह रही है। वो मानसिकता जहां लक्ष्य पाने के लिए शायद नैतिक सीमाएं थोड़ी लचीली हो जाती हैं, कम से कम किताब की नजरिए से। बिल्कुल। चलिए अब उन किरदारों पर आते हैं, आर्केटाइप्स। हाँ। पहला है सायरन। सायरन, नाम सुनते ही वो पौराणिक कथाएं याद आती हैं। वो आवाजें जो नाविकों को खींच लेती थीं। हाँ, वही अंश बताते हैं कि सायरन का आकर्षण एक तरह से भागने की इच्छा, एक मुक्ति की चाहत जगाने से जुड़ा है। अच्छा। और इसमें अक्सर, जैसा आपने कहा, खतरे का या कुछ वर्जित होने का एहसास भी जुड़ा होता है। एक जगह लिखा भी है, सायरन एक मृग तृष्णा है, वो संपूर्ण मुक्ति की पेशकश करती है। हाँ। ये सिर्फ सुंदरता तो नहीं हुई फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुंजी यहाँ सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है, ये गुणों का एक खास मिश्रण है। जैसे क्लियोपेट्रा का उदाहरण है। हाँ, बताइए। अंश बताते हैं कि कैसे सीजर उनकी आवाज और उनकी उपस्थिति से एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे। जैसे ही सीजर की नजर उस पर पड़ी तो वो मंत्रमुग्ध हो गया। आवाज और उपस्थिति। हाँ। या फिर मर्लिन मुनरो को देखिए, उनकी वो मासूमियत, उनकी वो जरूरत की भावना, वल्नरेबिलिटी जिसे कहते हैं, वो उनके आकर्षण का बहुत बड़ा हिस्सा थी। अंश कहते हैं उसकी सबसे गहरी जरूरत प्यार और वांछित महसूस करने की थी। तो सायरन दरअसल अपनी उपस्थिति, आवाज, एक खास किस्म के वो जो भेद्यता है और रहस्य, इन सब का इस्तेमाल करती है। और इससे वो एक ऐसी जरूरत पूरी करती हुई नजर आती है जो शायद सामने वाले को खुद भी नहीं पता होती। यानी जैसा कि एक अंश साफ कहता भी है, उचित सायरन उपस्थिति को अक्सर शारीरिक सुंदरता के साथ भ्रमित किया जाता है, लेकिन एक खूबसूरत चेहरा एक सायरन नहीं बनता है। बिल्कुल, ये एक कॉकटेल है गुणों का, जो लुभाता है पर थोड़ा खतरनाक भी लगता है। दिलचस्प। ये तो हुई सायरन। अब अगर रहस्य से हटकर सीधे शब्दों के वार की बात करें तो अगला चरित्र है रेक। हाँ, रेक। रेक का चरित्र अपनी सारी ऊर्जा, अपनी तीव्र इच्छा एक समय में एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करता है, अक्सर महिला पर। अच्छा, और इनका हथियार? शब्द।
इनके मुख्य हथियार होते हैं शब्द, ऐसे शब्द जो सीधे दिल पर लगें। मतलब भावनात्मक। हाँ बिल्कुल, ये यादगार पल बनाते हैं और भाषा का इस्तेमाल भावनाओं को जगाने के लिए करते हैं, तर्क को मतलब पीछे छोड़ते हुए। एक बड़ा दिलचस्प वाक्य है इस बारे में। क्या? रे के चरित्र को अपनाएं और आप पाएंगे कि सूक्ष्म जहर के रूप में शब्दों के प्रयोग के अनंत अनुप्रयोग हैं। सूक्ष्म जहर कितना नाटकीय है ना? और डी अनूंजियो का उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। अच्छा, उनके बारे में क्या है? उनकी आवाज और उनकी छवि को एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाला बताया गया है। अंशों में वर्णन है, शानदार आवाज जो उन्होंने कभी नहीं सुनी थी, मंत्रमुग्ध कर देने वाली ताल का एक पूरा जुलूस था। वाह! कहा जाता है कि उनकी आवाज सुनकर रईस औरतें अपनी सुध-बुध खो बैठती थीं, जैसे कोई चर्च की घंटियों की आवाज हो। कमाल है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्दों का अर्थ उतना जरूरी नहीं जितना उनका एहसास, उनका फील। अच्छा, मतलब कैसे कहा जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, भावनात्मक भाषा, रूपक, एक खास लय, आवाज का उतार चढ़ाव, ये सब मिलकर एक नशा सा पैदा करते हैं। स्रोत तो साफ कहता है, याद रखें, रूप मायने रखता है, सामग्री नहीं। यह सुनने में तो बड़ा सतही लगता है। पर इसका मनोविज्ञान गहरा है। ये सीधे अवचेतन पर वार करता है, तर्क पर नहीं। तो सायरन रहस्य और जरूरत की भावना का इस्तेमाल करती है, रेक शब्दों के भावनात्मक जादू का। अब एक और बड़ा दिलचस्प चरित्र है जो नियमों को बिल्कुल अलग तरह से तोड़ता है, डांडी। हाँ, डांडी। इनके बारे में कहा गया है कि ये लैंगिक रूढ़ियों के साथ खेलते हैं, अपनी एक अलग छवि बनाते हैं, थोड़े रहस्यमयी होते हैं और आत्ममुग्धता, नार्सिसिज्म को अपील करते हैं। सही। उनमें एक तरह की दूरी बनाए रखने की आदत होती है। अंश कहते भी हैं, वे पुरुषत्व और स्त्रीत्व के साथ खेलते हैं, वे रहस्यमय और मायावी हैं। तो इनका आकर्षण कहाँ से आता है? उनकी गैर अनुरूपता से, नॉन कन्फॉर्मिटी से। वो समाज के नियमों की परवाह नहीं करते, जैसे ब्यू ब्रूमेल का उदाहरण है। कौन थे वो? वो अपनी बेहद सधी हुई वेशभूषा और आत्म प्रस्तुति के लिए मशहूर थे। उन्होंने जैसे खुद को ही एक कला का नमूना बना लिया था। अच्छा। या फिर डिज़रायली, जिनका आकर्षण महिलाओं की तारीफ पर टिका था, और अंशों के अनुसार उनमें कुछ स्त्रियोचित गुण भी थे। स्रोत बताता है, कपड़ों के प्रति उनका प्रेम, उनके स्त्रियोचित गुण। तो डांडी का आकर्षण इस बात में है कि वो अलग हैं, लीक से हटकर। हाँ, वो सामाजिक अपेक्षाओं की परवाह नहीं करते, अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? क्या? उनकी उदासीनता भी आकर्षक हो सकती है। उदासीनता मतलब ध्यान ना देना। हाँ, एक अंश कहता है, डांडीज महिलाओं को उपेक्षा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। ये कैसे हो सकता है? उपेक्षा से खुशी, ये तो बिल्कुल उल्टा है। ये एक मनोवैज्ञानिक पेच है। डांडी की जो उदासीनता है या दूरी है, वो एक चुनौती पेश करती है। चुनौती? कैसी चुनौती? ये सामने वाले को महसूस कराती है कि उन्हें डांडी का ध्यान खींचने के लिए कुछ खास करना होगा। ये उन्हें आम से खास बना देता है, अगर वो ध्यान खींच पाए तो। अच्छा, मतलब ये जिज्ञासा जगाता है, और एक तरह से जो चीज आसानी से ना मिले उसका आकर्षण। बिल्कुल, अप्राप्यता का आकर्षण। अब आते हैं एक और शक्तिशाली आर्केटाइप पर, करिश्माई। करिश्मा, ये शब्द तो हम बहुत सुनते हैं। अंश बताते हैं कि करिश्माई व्यक्ति में एक रहस्यमयी आत्मविश्वास होता है। भाषा पर अक्सर जबरदस्त पकड़ होती है और वो लोगों में एक गहरा, लगभग धार्मिक किस्म का विश्वास जगा देते हैं। हाँ, स्रोत कहता है, करिश्मा एक ऐसी उपस्थिति है जो हमें उत्साहित करती है। ये एक आंतरिक गुण से आता है। आंतरिक गुण? बिल्कुल। जैसे नेपोलियन का अपने जनरलों पर जो प्रभाव था, वो इसका सटीक उदाहरण है। एक जनरल ने कहा था, शैतान मुझ पर ऐसा आकर्षण रखता है। डर और सम्मान का मिला-जुला भाव? हाँ। या फिर रासपुतिन का उदाहरण लीजिए, आध्यात्मिकता और कामुकता का एक अजीब लेकिन शक्तिशाली मिश्रण। ओह हाँ, उनके बारे में बहुत कहानियां हैं। अंश बताते हैं, वह विभिन्न प्रकार के प्रेम के बारे में बात करता था, लेकिन उन सभी को ऐसे मिला देता था जैसे कि वे एक ही हों। उन्होंने लोगों की गहरी आध्यात्मिक और भावनात्मक जरूरतों को छुआ। तो करिश्मे का असली सार क्या है? सिर्फ आत्मविश्वास या कुछ और? आत्मविश्वास तो है ही, पर ये उससे ज्यादा है। ये एक अंदरूनी दृढ़ता है, एक उद्देश्य की भावना है, और शायद थोड़ा रहस्य। इसे प्रस्तुत करने की कला है। अच्छा। करिश्माई व्यक्ति लोगों की किसी चीज में विश्वास करने की जरूरत को अपील करता है। स्रोत ये भी कहता है, करिश्मा का कोई भी संकेत किसी चीज पर विश्वास करने की इच्छा को दर्शाता है।
मतलब ये सिर्फ व्यक्तिगत पसंद नापसंद का मामला नहीं है। नहीं, ये अनुयायी बनाने की, एक सामूहिक भावना जगाने की क्षमता है। वाकई ये आर्केटाइप्स हमें इंसानी मनोविज्ञान की कितनी अलग-अलग परतें दिखाते हैं। अब जरा उन रणनीतियों पर आते हैं जिनका जिक्र इन अंशों में है। पहली है रुचि या उत्सुकता जगाना। ये कैसे किया जाता है? तरीका है कि सीधी बात ना कहें, इशारों में, संकेतों में कहें। अच्छा। स्रोत इसे कहता है मायावी संकेत छोड़कर लोगों के दिमाग में विचारों को रोपने की कला। मतलब सीधे हाँ या ना नहीं कहना, अस्पष्टता बनाए रखना, ताकि दूसरा व्यक्ति आपके बारे में सोचता रहे। पहेली की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। और विरोधाभासी संकेत देना भी इसी का हिस्सा है। कभी कठोर, कभी नरम, कभी आध्यात्मिक, कभी सांसारिक। इससे क्या होता होगा? एक अंश कहता है गुणों का मिश्रण गहराई का सुझाव देता है, दोनों कठोर और कोमल। ये आपको और जटिल और दिलचस्प दिखाता है। और इसमें वो दूरी और नजदीकी का खेल भी शामिल है क्या? मतलब कभी पास आना, कभी दूर चले जाना। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। उपस्थिति और अनुपस्थिति का रणनीतिक इस्तेमाल। कैसे? अचानक से पीछे हट जाना, फिर शायद माफी मांगकर या एक आकर्षक झलक देकर वापस आना। स्रोत में जिक्र है वापसी और माफी आकर्षक झलक के साथ संयुक्त। इसका असर क्या होता होगा? असर ये होता है कि लक्ष्य भावनात्मक रूप से थोड़ा असंतुलित महसूस करता है, उसकी रुचि बनी रहती है और वो आपकी वापसी का इंतजार करने लगता है। एक बार रुचि जग जाए तो उसे गहरा कैसे किया जाए? कौन सी रणनीतियां हैं इसके लिए? यहाँ कई सूक्ष्म रणनीतियां हैं। एक है दूसरे की आत्मा में प्रवेश करना। आत्मा में प्रवेश करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उनकी इच्छाओं, उनकी जरूरतों, उनके डर को गहराई से समझना और फिर उनका अनुकरण करना, मतलब उनकी तरह बनना। उनकी तरह बनना? हाँ, स्रोत कहता है उनकी आत्मा में प्रवेश करने के लिए उनके नियमों के अनुसार खेलें, यानी उनकी पसंद को अपनी पसंद बताना, उनकी भावनाओं को महसूस करना और जताना। इससे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें समझते हैं, कि आप उनके जैसे हैं। बिल्कुल, एक गहरा कनेक्शन बनता है इससे। और फिर सुख और भ्रम पैदा करने की बात भी है। ये क्या चीज है? ये लक्ष्य को भावनात्मक रूप से बांधे रखने की एक तकनीक है। अच्छा। कैसे? कभी खुशी देना, तारीफ करना, उम्मीद जगाना और फिर अचानक थोड़ा दर्द या अनिश्चितता देना। अंश कहते हैं खुशी और भ्रम पैदा करना और आशा और निराशा के बीच आंदोलन। ये तो एक तरह का भावनात्मक रोलर कोस्टर हुआ। हाँ, बिल्कुल। और इससे लक्ष्य आपके ऊपर निर्भर हो सकता है, क्योंकि आप ही उनकी भावनाओं के उतार चढ़ाव का स्रोत बन जाते हैं। ये तो काफी कुशलता भरी चाल लगती है। और क्या तरीके हैं मोहकता को गहरा करने के? एक और रणनीति है लक्ष्य को धीरे धीरे उनके सामान्य सामाजिक दायरे से अलग करना, खासकर दोस्तों और परिवार से। ऐसा क्यों? अंश साफ कहते हैं लोभन में आपके सबसे बड़े दुश्मन अक्सर आपके लक्ष्य के परिवार और दोस्त होते हैं, क्योंकि वो बाहरी दुनिया की आवाज होते हैं। वो तर्क दे सकते हैं, शक पैदा कर सकते हैं। तो उन्हें किनारे करने से लक्ष्य पूरी तरह आपके प्रभाव में आ सकता है। ये तो काफी गंभीर रणनीति लग रही है। इसमें बचपन की जरूरतों का जिक्र भी था। उसका क्या मतलब है? वो एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीक है। अंश बताते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों के अतीत को समझना चाहिए, खासकर बचपन की अधूरी जरूरतें या इच्छाएं। अच्छा। स्रोत सलाह देता है अपने लक्ष्यों को उनके अतीत के बारे में खुलकर बताएं, मतलब उनसे पूछें, समझें और फिर आप उस भूमिका को निभा सकते हैं। कौन सी भूमिका? चाहे वो आदर्श प्रेमी की हो या सुरक्षा देने वाले माता पिता की, जो भी उनकी अधूरी जरूरत रही हो। इससे एक बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव पैदा होता है। ओह, और एक और चीज थी, वर्जित या निषिद्ध का आकर्षण। हाँ, क्योंकि जैसा स्रोत कहता है हम सदैव प्रतिबंधों से चिढ़ते हैं। जो कुछ भी वर्जित है उसका लालच करते हैं। किसी चीज को थोड़ा गुप्त रखना, थोड़ा खतरनाक या समाज के नियमों के खिलाफ दिखाना उसे और ज्यादा आकर्षक बना सकता है। ये तो हो गई बड़ी रणनीतियां, लेकिन एक छोटी पर शायद जरूरी बात पर भी जोर था, विवरणों पर ध्यान देना। हाँ, बिल्कुल। एक अंश कहता है चूंकि वे ये नहीं देख पाते कि आपको क्या अलग बनाता है, इसलिए वे सूक्ष्म ध्यान देकर आपको आश्चर्यचकित नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत गहरा है। सच्चा गहरा आकर्षण तब पैदा होता है जब कोई आपकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, आपकी अनोखी विशेषताओं पर। अच्छा। ये दिखाता है कि वो आपको सिर्फ एक व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक विशेष व्यक्ति की तरह देखते हैं। ये व्यक्तिगत ध्यान देने की कला है। और जो लोग सतही होते हैं वो इन विवरणों को नजरअंदाज कर देते हैं और इसलिए उनका प्रभाव गहरा नहीं हो पाता।
जब कोई आप पर ऐसा सूक्ष्म ध्यान देता है तो आपको महसूस होता है कि आपको सच में देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। सही बात है। किताब सिर्फ मोहक बनने के तरीके ही नहीं बताती, वो उन बातों से बचने की भी सलाह देती है जो विकर्षित करती हैं। एंटी सेड्यूसर कहा है उन्हें। जी हाँ। जैसे बहुत ज्यादा जरूरतमंद दिखना या अधीर होना, अशिष्टता, बहुत ज्यादा बोलना, विवरणों पर ध्यान न देना या हर बात पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देना। शायद वो ग्लैडस्टोन और डिज़रायली का रानी विक्टोरिया वाला उदाहरण इसी बारे में है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्लैडस्टोन को अक्सर सीधा, थोड़ा उपदेश देने वाला और शायद उबाऊ माना जाता था रानी के लिए, जबकि डिज़रायली वो रानी की चापलूसी करते थे, उन्हें एक महिला के रूप में संबोधित करते थे, सिर्फ एक शासक के तौर पर नहीं। ओह! ये दिखाता है कि सूक्ष्मता कितनी जरूरी है, दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आत्मजागरूकता और नियंत्रण यहाँ बहुत अहम है। अंश कहते हैं, आत्मसम्मान मोहक है। आपके प्रति आपका कोण दूसरों द्वारा पढ़ा जाता है। मतलब अगर आप खुद को महत्व नहीं देते तो दूसरा क्यों देगा? सही। इसी तरह अधीरता दिखाना भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है। स्रोत तो इसे जानवर जैसा व्यवहार कहता है, जिन्हें केवल अपने आनंद की चिंता है। अच्छा। और ये भी कि अधीरता का विपरीत भाव पड़ता है। ये दिखाता है कि आप में आत्मनियंत्रण की कमी है और वो आकर्षक नहीं माना जाता। तो अगर हम इन सब अंशों को एक साथ देखें तो तस्वीर ये उभरती है कि मोहकता कम से कम इस किताब के नजरिए से एक सोचा समझा मनोवैज्ञानिक खेल है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ रूप रंग या किस्मत की बात नहीं है, बल्कि किरदारों को समझना है, रणनीतियां बनाना है, संकेतों और इशारों का इस्तेमाल करना है, रहस्य बनाए रखना है और भावनाओं को नियंत्रित करने का हुनर है। हाँ, निचोड़ यही है। ये पूरी तरह प्रयास पर, मनोवैज्ञानिक समझ पर और सूक्ष्मता की कला पर आधारित है, जादू या संयोग पर नहीं। ये दिखाता है कि आकर्षण एक ऐसा कौशल हो सकता है जिसे विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल। इसमें धैर्य लगता है, अवलोकन लगता है और इंसान के स्वभाव की गहरी समझ लगती है। ये एक तरह से शक्ति का खेल भी है, जहां प्रभाव डालना ही मुख्य लक्ष्य है। इन सब तकनीकों और रणनीतियों को समझने के बाद मेरे मन में एक सवाल जरूर आ रहा है। पूछिए। आज के समय में जहां हम रिश्तों में ईमानदारी, पारदर्शिता, इन सब पर इतना जोर देते हैं, वहां इन तकनीकों के नैतिक पहलू क्या हैं? क्या ये सब जोड़ तोड़ या धोखे के दायरे में नहीं आता? ये एक बहुत ही जायज़ और ज़रूरी सवाल है और किताब इसका सीधा जवाब देने के बजाय शायद हमें सोचने पर मजबूर करती है। और एक और बात सोचने लायक है, क्या ये आकर्षण और प्रभाव के जो सिद्धांत हैं वो सिर्फ रोमांस तक ही सीमित हैं? अच्छा, आप क्या सोचते हैं? या फिर ये राजनीति में, व्यापार में, विज्ञापन में, यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की सामाजिक बातचीत में भी उतने ही लागू होते हैं? किताब में JFK और एंडी वॉरहोल जैसे उदाहरण भी हैं। हाँ है। जो दिखाते हैं कि प्रभाव डालने की ये तरीके जीवन के कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होते हैं। तो ये गति की, ये डायनामिक्स हमारे समाज में कितनी गहराई तक रची बसी हैं? शायद ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं, सोचने के लिए।